यह तो कुछ वैसा ही हुआ कि लेखक की कहानी में लेखक यानी प्रमुख पात्र नैनीताल जाए और चीर, चांदनी या चीरों पर चांदनी देखने की जगह अपने भांजे में उलझकर रह जाए। लेकिन रायपुर में विनोद कुमार शुक्ल के अलावा है भी क्या? आदिवासियों से सस्ते में वनोपज लेना, उसे शहरों में महंगा बेचना यहाँ के धंधों में प्रमुख है। इस तरह बटोरे धन को खर्च करने के लिए जेवरों की दुकान पर दुकान है। धन बटोरने की चिंता स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, इसलिए दवाओं की दुकानों की यहाँ भरमार है। महान कथाकार एवं उपन्यासकार प्रेमचंद्र का संपूर्ण रचना संसार हमारी धरोहर है। उन्होंने जिन पर लिखा उन्हीं की भाषा में लिखा और इसलिए उन तक पहुंचा भी। कहते हैं कि श्रेष्ठ साहित्य लोकप्रिय भी हो ये आवश्यक नहीं है, और इसका उल्टा भी। प्रेमचंद हिंदी के वह महान लेखक है जिन्होंने जो कुछ भी रचा है वो श्रेष्ठ भी है और लोकप्रिय भी। सागर शहर का जुड़ाव इस अर्थ से में प्रेमचंद से है कि उनकी बेटी का विवाह देवरी सागर में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कहानी पूस की रात बेटी के घर पर रहकर ही लिखी थी। सर हरसिंह गौर ने सागर में 1946 में एक स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना करके पूरे देश में इस छोटे से शहर को एक पहचान दिलाई थी। इसी छोटे से शहर में अनेक साहित्यकार हुए जिन्होंने साहित्य में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति भी दर्ज कराई और इस शहर का नाम भी रोशन किया। प्रधाननामा चैनल एक अभियान है इस शहर से जुड़ी हुई साहित्यिक विभूतियों के प्रति आदर और सम्मान व्यक्त करने का। सागर शहर में जन्मे प्रबोध कुमार ऐसे ही सागर के एक चमकदार मोती हैं। पेशे से एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर प्रबोध कुमार एक उच्च श्रेणी के कथाकार एवं अनुवादक रहे हैं। उन्होंने बेबी हालदार नामक घरेलू नौकरानी को न केवल उसकी आत्मकथा लिखने को प्रेरित किया, वरन उसका अनुवाद करके उसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। तस्लीमा नसरीन के उपन्यासों का अनुवाद भी किया, जिनकी लिखी कहानी बूढ़ा चांद के नाट्य रूपांतरण का मुंबई, पटना इत्यादि कई स्थानों पर मंचन हो चुका है। ऐसी कथाकार श्रीमती शर्मिला बोहरा जालान को प्रबोध कुमार का निकट सानिध्य मिला। कोलकाता निवासी शर्मिला बोहरा जालान ने शादी से पेशतर और 19वीं बारिश नामक 2 उपन्यास लिखे हैं। बूढ़ा चांद, राग विराग और अन्य कहानियां, माँ, मार्च और मृत्यु इत्यादि उनके कहानी संग्रह है। प्रधाननामा के इस एपिसोड के माध्यम से शर्मिला बोहरा जालान को अपने बीच पाकर प्रधाननामा बेहद प्रसन्नता का अनुभव करता है। ये संयोग ही है कि प्रबोध कुमार जी की जन्मतिथि और पुण्यतिथि दोनों जनवरी में पड़ती हैं। तो आइए सुनते हैं 8 जनवरी को जन्मे प्रबोध कुमार जी पर शर्मिला बोहरा जालान की ये विशेष प्रस्तुति। आप सबको मेरा प्रणाम। मैं यहाँ पर आज उपस्थित हुई हूँ 60 के दशक के कथाकार प्रबोध कुमार को याद करने के लिए। आज 8 जनवरी उनका जन्मदिन है। मैं कथाकार और उपन्यासकार हूँ। मेरे 2 उपन्यास शादी से पेशतर, 19वीं बारिश और 3 कहानी संग्रह बूढ़ा चांद, राग विराग और अन्य कहानियाँ, माँ, मार्च और मृत्यु प्रकाशित हो चुके हैं। प्रबोध कुमार को एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रूप में लोग ज़्यादा जानते हैं। उनका जन्म सागर मध्य प्रदेश में हुआ, पर प्रबोध कुमार ने भारतीय कथा परंपरा में अपनी लगभग 50 कहानियों और 1 उपन्यास निरीहों की दुनिया का अवदान देकर अपने तरह का अनुपम गद्य रचा है। उनकी पुस्तक सी 100 कहानी संग्रह जो है वो, इसका कवर आप लोग देख सकते हैं, और उनका उपन्यास निरीहों की दुनिया
इसे भी आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने अपनी तरह का अनुपम गद्य रचा है, कुछ विलक्षण कथा तत्वों का समावेश किया है। उन्होंने सिर्फ कहानियाँ और उपन्यास ही नहीं लिखे, समीक्षा, संस्मरण पत्र भी लिखे और बांग्ला से हिंदी में कविता, आत्मकथा के अनुवाद का भी बहुत काम किया है। तस्लीमा नासरीन की कविताओं का उन्होंने अनुवाद किया। उनके पत्रों में उनके कथाकार और अनुवादक रूप से भिन्न उनके व्यक्ति और लेखक से परिचय होता है। उन्होंने अपने मित्रों को और अपने से छोटे छात्रों, साहित्य के पाठक, अनुजों को बहुत पत्र लिखे। उनकी कहानियाँ 5वें और 6ठे दशक में कई साहित्यिक पत्रिकाओं वसुधा, कल्पना, कृति, संवेद, राष्ट्रवाणी, कहानी आदि में छपी थी। प्रबोध कुमार का साहित्यिक जीवन प्राइवेट सा साहित्यिक जीवन भी कहा जा सकता है। वे निराकांक्षी रहे, अपनी रचनाओं को प्रकाशित करने पर कभी नहीं सोचा। अंग्रेजी और बांग्ला साहित्य के गहरे पाठक रहे। शरत चंद्र के साहित्य पर उनकी अपनी तरह की अंतर्दृष्टि रही। समय समय पर हिंदू अखबार में समाज और सत्ता में हो रही चीज़ों पर अपनी असहमति दर्ज करते हुए अंग्रेजी में उन्होंने पत्र लिखे और वे प्रकाशित भी हुए। उनके युवा उत्साही प्रकाशक मित्र संजय भारती ने एक रोशनाई प्रकाशन के द्वारा कांचरापाड़ा, पश्चिम बंगाल से उनके संग्रह सी सौ और निरीहों की दुनिया को प्रकाशित किया। संजय भारती अगर उनकी पुस्तकों को प्रकाशित नहीं करते तो उनकी किताब हिंदी जगत के लिए अनुपलब्ध रहती। उपन्यास निरीहों की दुनिया में उन्होंने प्रतीक और बिंब के द्वारा हास्य पर रह रहे लोग और वंचित समाज की पीड़ा और संघर्ष को महसूस किया है। सी सौ उनका पहला कहानी संग्रह है और 2013 में प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में 92 और 94 पृष्ठों में 10 छोटी छोटी कहानियां हैं जो दिलचस्प, पठनीय और उल्लेखनीय हैं। कहानी संग्रह के आरंभ में प्रबोध कुमार के साहित्य एवं शैली के बारे में बताते हुए यह बताया गया है कि किस कारण से हिंदी साहित्य में वे विशिष्ट हैं और यह भी सुचिंतित ढंग से विधिवत प्रस्तुत किया गया है कि उनकी कहानियों का योगदान क्या है। संग्रह की भूमिका में कमलेश 60 के दशक में हिंदी कहानियों में हो रहे नए आविष्कारों एवं उसमें प्रबोध कुमार की भूमिका पर चर्चा करते हैं। कमलेश अपनी भूमिका कैवल्य का संगीत शीर्षक में कहते हैं, 5वें और 6ठे दशक में इलाहाबाद हिंदी साहित्य का केंद्र था। वहाँ कहानी की चर्चा ज़्यादा होती थी। नए कहानी लेखक एक तरह से हिंदी के कथा साहित्य को प्रौढ़ बना रहे थे। अब ऐसे दर्जनों कथाकार एक साथ लिखने लगे थे जिनकी कहानियों को हम हर दृष्टि से प्रौढ़ कह सकते थे। प्रबोध कुमार की कहानियों में आख्यान परिपक्वता के साथ साथ गद्य और भाषा का महत्व था। क्षीण कथा वस्तु होने पर भी पाठक गद्य की रोचकता के प्रति आकृष्ट होता है। मुंशी प्रेमचंद के नाती, कथाकार, एंथ्रोपोलॉजिस्ट प्रबोध कुमार के जीवन के कई पहलू हैं, पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुस्तक आलो आंधारी जीवनी लिखने की प्रेरणा बेबी हालदार को देने वाले तातुष के रूप में लोग उन्हें ज़्यादा जानते हैं। प्रबोध कुमार ने समय समय पर बहुत पत्र लिखे। मेरे से उनका पत्र संवाद रहा। आज मैं उनके एक महत्वपूर्ण पत्र जो कि उन्होंने रायपुर से मुझे लिखा उसको पढ़ रही हूँ। यह पत्र आप इस प्रकार भी देख सकते हैं। प्रिय शर्मिला, वह 5 पृष्ठों वाला पत्र कभी न कभी जरूर लिखा जाएगा। मैं 1 मार्च को यहाँ पहुँचा था और 6 की सुबह गुड़गांव सागर होते हुए लौटने का कार्यक्रम बना रहा हूँ। यह भी हो सकता है कि पहले दिल्ली और फिर सागर जाऊँ। विश्वविद्यालय का काम खत्म करने के बाद अब समझ में नहीं आ रहा है कि दूसरी यात्रा के पहले का समय कैसे बिताऊं। विनोद कुमार शुक्ल से बार बार मिलकर उनका समय नष्ट करना ठीक नहीं होगा।
और फिर वह रहते भी बहुत दूर हैं। कल उनसे मिला था पर बधाई देना भूल गया, जबकि उन्हें यह बताना याद रहा कि उनका पुरस्कृत उपन्यास मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। जल्दी पढ़ूंगा, यह जरूर बताया, और साथ ही यह भी कि उसका कारण यह है कि उपन्यास अशोक सिक्सेरिया और रमेश गोस्वामी को बहुत अच्छा लगा है। विनोद कुमार शुक्ल हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण लेखकों में एक तो हैं ही, व्यक्ति भी बहुत अच्छे हैं। उनमें कहीं कुछ ऐसा है जो बरबस अशोक की याद दिलाता है। विनोद कुमार शुक्ल ने बताया कि उनके नए उपन्यास का जेबी संस्करण वाणी प्रकाशन ने निकाला है। यह भी उन्हीं से पता चला कि इस बीच निर्मल वर्मा का भी एक उपन्यास अंतिम अरण्य छपा है। लेकिन मुझे साहित्य चर्चा की जगह क्या रायपुर के बारे में कुछ बताना नहीं चाहिए? यह तो कुछ वैसा ही हुआ कि लेखक की कहानी में लेखक यानी प्रमुख पात्र नैनीताल जाए और चांदनी या चीरों पर चांदनी देखने की जगह अपने भांजे में उलझकर रह जाए। लेकिन रायपुर में विनोद कुमार शुक्ल के अलावा है भी क्या? आदिवासियों से सस्ते में वनोपज लेना, उसे शहरों में महंगा बेचना यहाँ के धंधों में प्रमुख है। इस तरह बटोरे धन को खर्च करने के लिए जेवरों की दुकान पर दुकान है। धन बटोरने की चिंता स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, इसलिए दवाओं की दुकानों की यहाँ भरमार है। चलो, अब तुम्हारे साथ थोड़ा समय कट गया। सस ने प्रबोध कुमार। यह पत्र उन्होंने रायपुर से 3 मार्च 2000 को लिखा था। इस पत्र में अशोक सिक्सेरिया का जिक्र है और रमेश गोस्वामी का, तथा लेखक की पुस्तक का। अशोक सिक्सेरिया 60 के दशक के कथाकार और प्रबोध कुमार के मित्र रहे। वे समाजवादी थे। उनकी एक पुस्तक लेखकी वाग्देवी प्रकाशन से प्रकाशित हुई थी। प्रबोध कुमार के वे घनिष्ठ मित्र थे और कोलकाता में निवास करते थे। धन्यवाद।